हाँ जी, करें शुरू। देखिएगा, रिवीजन कर रहे हैं आज। हाँ जी, आज ज़्यादा रिवीजन तो नहीं है, पहला क्लास में रिवीजन हो चुका है अपना एक फर्स्ट क्लास में। अब हम उससे और आगे बढ़ते हैं। कोवेरियंस, हाँ जी, ओके। लास्ट क्लास में हमने रिवीजन जो किया होगा वो वैल्यूएशन वाला पार्ट कर लिया होगा, उसके बाद फॉर्मूलाज वगैरह आ गए थे। ठीक है, अब हाँ, अब हम और आगे बढ़ते हैं। कोवेरियंस विद द हेल्प ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटीज। हमने देखा कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास सिक्योरिटीज का बीटा गिवन होगा, सिक्योरिटीज का बीटा अगर गिवन हो, तो उस केस में कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बिटवीन सिक्योरिटीज, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, बीटा ऑफ एक्स सिक्योरिटी बीटा इंटू बीटा ऑफ वाई सिक्योरिटी इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट। इसको मैंने समझाया भी था आपको कि कैसे बना ये फॉर्मूला। मैंने कहा रिवर्स चला, मैंने कहा बीटा ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी इन मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो ऐसे बीटा ऑफ एक्स का फॉर्मूला भी बना दिया और बीटा ऑफ वाई का फॉर्मूला भी बना दिया, राइट। ओके, ये बीटा ऑफ एक्स और ये बीटा ऑफ वाई इनटू क्या किया, वेरिएंस ऑफ मार्केट, जो ऐसा था एज इट इज रख दिया। अब हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट था, दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट थे और न्यूमरेटर में वेरिएंस था, हमने उनको आपस में क्या कर दिया, क्रॉस किया, और हमारे पास बचा क्या, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन अगेन सिक्योरिटी एंड मार्केट सेकंड सिक्योरिटी एंड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हाँ जी, फिर मैंने कहा अच्छा देखो होता क्या है, अगर हम कोरिलेशन बिटवीन वन सिक्योरिटी एंड मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी एंड मार्केट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज आ जाता है, एक्स एंड वाई आ जाएगा। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड मार्केट अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आ जाता है। फिर हमने कहा अच्छा ये फॉर्मूला तो ये बन गया, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जो कि हमने पहले सीख रखा था। कोरिलेशन का फॉर्मूला इसी से तो बनता है। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी इन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, फिर चंचल ने पूछा था तो अपन इस चीज को भी एक्सप्लेन किया था, ये अलग चीज कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड मार्केट, इसके थ्रू कि सर क्या हम ऐसा एक्स एंड वाई के जैसे हमने बनाया दो सिक्योरिटीज में, क्या हम एक्स एंड मार्केट भी बना सकते हैं क्या बीटा के बेसिस पे। मैंने कहा हाँ बना दो, जैसे ये फॉर्मूला था कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई का, क्या बीटा ऑफ एक्स इनटू बीटा ऑफ वाई इनटू वेरियंस ऑफ मार्केट। मैंने कहा बीटा ऑफ वाई की जगह आप क्या ले लो, बीटा ऑफ मार्केट ले लो, बीटा ऑफ एक्स तो एज इट इज रह गया, बीटा ऑफ वाई की जगह आप क्या ले लोगे, बीटा ऑफ मार्केट ले लो, ये लो, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा अच्छा अब देखो कैसे होगा, बीटा ऑफ मार्केट कितना होता है, ऑलवेज 1, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो अब बचा क्या फिर, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड मार्केट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। मैंने कहा इसको शफल करके जरा याद करो क्या फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता। मैंने कहा यस, ये बीटा वाला फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता, बीटा ऑफ एक्स सिक्योरिटी कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड मार्केट इनटू वेरिएंस कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, यही था बीटा का फॉर्मूला एक और। यस, तो हमने इसको प्रूव भी किया कि हाँ ऐसा भी काम करता है ये चीज। खैर ये रेयर केस में काम आएगा, एक क्वेश्चन में वगैरह में, उसमें भी अगर अपने को बीटा याद नहीं भी रहता है तो भी हमारा काम चल जाता है। अगर हम बीटा बेसिस में नहीं करते हैं तो भी हमारा नॉर्मल फॉर्मूला से भी काम चल जाएगा। ओके, फिर हमने देखा यस, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हुआ था एक और, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है कि करेक्टली प्राइस्ड है। तो कैसे होगा अंडर प्राइस, ओवर प्राइस, करेक्टली प्राइस। मैंने कहा इसका 3 तरीके सीखे अपन ने। पहला तरीका तो क्या था, एस्टिमेटेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम को कंपेयर कर लो। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम बोले तो क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम मतलब रिस्क बेसिस पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितना रिटर्न होना चाहिए। सीएपीएम क्या होता है पता है ना, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएफ माइनस आरएफ। तो बीटा के बेसिस पे आपका रिटर्न कितना होना चाहिए, अगर जो होना चाहिए दैट इज मान लिया हमने एज्यूम कर लिया 15%, अगर एक्चुअली आप ये एस्टिमेट कर रहे हो कि यार नहीं हमारा रिटर्न तो इससे ज्यादा होगा, दैट मीन्स वो सिक्योरिटी अच्छी है कि नहीं है, अच्छी है तो खरीद लो। और खरीदना है, खरीदते किसको है, जो अंडर प्राइस्ड होता है, जो अंडर प्राइस्ड होता है। ओके, दूसरा हमने कहा कि अच्छा अगर जो हमने एक्सपेक्ट किया अगर उससे कम कमा के दे रही है मान लो सिक्योरिटी, तो भैया अगर है तो बेच दो, सेल कर दो, ओवर प्राइस्ड है, ठीक है जी। और अगर बराबर है तो हम कहेंगे ये करेक्टली प्राइस्ड है,
जितना रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न होना चाहिए, एक्चुअली हमारा एस्टिमेट भी उतना ही है, एक्चुअली वो कमा के उतनी ही दे रही है पास्ट ईयर्स में। एस्टिमेट मतलब पास्ट को देख के देखा जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है। ओके, तो इट इज करेक्टली प्राइस, तो होल्ड। तो अंडर प्राइस में डिसीजन देना होता है बाय, ओवर में होना देना होता है सेल, और करेक्टली के अंदर देना होता है क्या, होल्ड। ओके, एक और तरीका, मैंने कहा तरीका वही है, बस उसको नाम दे दिया, उन दोनों की डिफरेंस को क्या कर दिया है, नाम दे दिया अल्फा। अब अल्फा क्या था, अभी अभी हमने देखा था, किन दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस दिया था हमने, एस्टिमेटेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। अब इसी का फॉर्मूला बना दो, एस्टिमेटेड रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। आंसर पॉजिटिव आएगा अगर, तो ये पहला वाला केस बनेगा कि नहीं बनेगा, आंसर नेगेटिव आएगा तो ये दूसरा वाला केस बन जाएगा, और आंसर अगर निल रह गया तो करेक्टली प्राइस रह जाएगा। तो बस इसी के बेसिस पे ये अल्फा वैल्यू तैयार हो गया, ये अल्फा वैल्यू का फॉर्मूला बन गया। अब बोला कि भैया अल्फा वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये गुड है इन्वेस्टर के लिए, और अगर अल्फा वैल्यू नेगेटिव है तो इट इज नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर। हाँ जी, ट्रेनर रेशियो बताना शुभ यश, ट्रेनर रेशियो इसका हाँ रूल क्या था कि कैसे कंपेयर करेंगे हम सिक्योरिटीज को, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कैलकुलेट होता है, दैट इज ट्रेनर रेशियो। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टिमेटेड रिटर्न माइनस आरएफ अपॉन बीटा। ये भी सीएपीएम को शफल करके बनाया गया है, समझाया था मैंने, है ना, सीएपीएम को शफल करके बनाया हुआ है। तो एस्टिमेटेड रिटर्न माइनस आरएफ अपॉन बीटा, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, बीटा मतलब क्या, रिस्क, और न्यूमरेटर में क्या है, रिवॉर्ड। डिनोमिनेटर में तो रिस्क हो गया और न्यूमरेटर में क्या हो गया, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है कि आरएफ से ज्यादा क्या कमा रहे हो, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से हाँ ज्यादा क्या कमा रहे हो, योर एस्टिमेटेड रिटर्न ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि बीटा मतलब रिस्क ले रहे हो, अब रिस्क ले रहे हो तो रिस्क की वजह से क्या कमा रहे हो, दैट इज रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। अब आपका अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मार्केट रिस्क प्रीमियम के बराबर है, मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब आरएम माइनस आरएफ, अगर बराबर है तो सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस है। अगर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ज्यादा है, दैट मीन्स आप मार्केट में जो, हाँ मार्केट में जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग जो रिटर्न है उससे भी ज्यादा कमा पा रहे हो आप, इन कंपैरिजन अगर आप ज्यादा कमा पा रहे हो, आपका रिवॉर्ड ज्यादा है कंपैरिजन टू रिस्क, तो ऑब्वियसली आप हाँ उस शेयर को खरीदोगे, दैट इज अंडर प्राइस। और अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कम है एमआरपी से, तो आप उस सिक्योरिटी को बेच देंगे, दैट इज ओवर प्राइस्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस वगैरह हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने तीनों अप्रोच यूज की थी, अप्रोच 1, अप्रोच 2 और अप्रोच 3। ये तीनों चीज अपने को क्या बताती है कि सिक्योरिटी कोई अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है या करेक्टली प्राइस्ड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्या, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या था, मैंने कहा ट्रेनर रेशियो और शार्प रेशियो में क्या फर्क है, ट्रेनर रेशियो बीटा को यूज करता है और शार्प रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन, और एस फॉर शार्प और एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, हाँ वो टोटल रिस्क पे बात करता है बस, और कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूला सेम वही है, एस्टिमेटेड रिटर्न माइनस आरएफ, बस डिवाइड में क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, एस फॉर शार्प एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। माइनस जीरो क्यों लगा है, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया था, बाकी एक्चुअली माइनस जीरो, ऑब्वियसली माइनस जीरो करोगे तो वो क्या रहेगा, कोई मतलब तो है नहीं। माइनस जीरो क्या था कि भैया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आप कमा रहे हो, उस केस में रिस्क तो होता नहीं है, तो जीरो रिस्क। लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप कितना कमाएंगे, एस्टिमेटेड रिटर्न। तो सेम वही चीज, हायर द बेटर। सर ये कहाँ काम आएगा, ये दो सिक्योरिटीज का परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करने के लिए आता है, कंपैरिजन में आप इसका यूज कर सकते हो, सिंगल हैंड में आप इसका यूज नहीं कर सकते। मतलब सिंगल अगर आपको बोल दिया शार्प रेशियो का आंसर आया है कितना 2.33%, ये कोई मैसेज कन्वे नहीं करता है अपने को। 2.33 करना हो तो बस इतना कहता है भैया वही रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला है, भैया आप रिस्क पे आप कितना रिटर्न कमा रहे हो। लेकिन ये कंपेयर करने का काम आएगा कि भैया दो सिक्योरिटीज में कौन रिस्क पे ज्यादा कमा के दे रहा है। ओके, फिर ये आया था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। अब ये छोटे छोटे, मैंने कहा था छोटे छोटे टॉपिक्स आ गए हैं जो अब तक तो क्या था, इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ लिया।
ओके तो ये क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क का मतलब क्या होगा, मार्केट में रिस्क होती है, उस रिस्क की वजह से आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। उसको हम नाम क्या दिए थे, लैम्डा। क्या नाम दिए थे, लैम्डा, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, RM माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो ट्रेनर रेशियो जैसा दिख रहा है, सॉरी शार्प रेशियो जैसा ही दिख रहा है, ये शार्प रेशियो ही है। शार्प रेशियो ने सिक्योरिटीज के लिए बोला, पोर्टफोलियो के लिए बोला, और उसी चीज को अगर हम मार्केट के लिए अप्लाई कर दें तो वो लैम्डा बन जाता है। शार्प रेशियो में क्या बोला था, एस्टिमेटेड रिटर्न माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर भी क्या, एस्टिमेटेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट RM माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मार्केट का। तो ये शार्प रेशियो ही है, बस मार्केट के लिए है, दैट इज लैम्डा, दैट इज लैम्डा। ओके तो फॉर्मूला क्या बना, RF प्लस लैम्डा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अगर सिक्योरिटी के लिए निकालो तो सिक्योरिटी, और पोर्टफोलियो निकालो तो पोर्टफोलियो। ओके फिर मैंने इस चीज को समझाया भी था कि ये आखिर लैम्डा का कैसा लॉजिक बना वगैरह, वो भी मैंने CAPM के बेसिस पे ही बताया था। बट मैंने कहा था अगर कोरिलेशन इस केस में अगर मान ले क्या 1 हो जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अपने को तो फिर फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, हाँ जी कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होती है, पहले तो ये ड्रॉ कैसे होगी, जो रिग्रेशन वाला हम पढ़ते हैं y इक्वल्स टू a प्लस bx, मतलब x के बेसिस पे, x वैल्यू के बेसिस पे हमें y वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। x बेसिस के, x वैल्यू के बेसिस पे हमें y वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए मुझे a और b का वैल्यूएशन चाहिए होता है पहले तो, कि a वैल्यू कितना है, b वैल्यू कितना है, राइट। ओके जस्ट लाइक a, जैसे आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, a इज द फिक्स कॉस्ट एंड b इज द वेरिएबल कॉस्ट। अब x जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट चेंज होती जाएगी, पढ़ा है ना भाई। y इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, a इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस b इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ऐसा हमने कॉस्टिंग में भी पढ़ रखा है। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टोटल कॉस्ट चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट पता कर लिया, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता कर लिया। अब हमें कोई जैसे जैसे प्रोडक्शन बता जाएगा वैसे वैसे हम टोटल कॉस्ट पता जाएगा, सेम वैसे ही। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या है, ये सारी वैल्यूज, ये तो कॉस्टिंग की बात होगी। हमारे यहाँ पर क्या है, x मतलब क्या है, मार्केट के बेसिस पे हम सिक्योरिटी को देख रहे हैं, राइट। मार्केट के बेसिस पे हम सिक्योरिटी को देख रहे हैं, तो x क्या हो गया, मार्केट रिटर्न, और y क्या हो गया, सिक्योरिटी रिटर्न या पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है। ओके तो यहां पर एक को तो हमने लिखा क्या, अल्फा, अल्फा वैल्यू, ये तो क्या आएगा, अल्फा वैल्यू, और बी के को रिप्लेस कौन कर दिया, बीटा वैल्यू। जैसे वहां पे ए को फिक्स कॉस्ट ने रिप्लेस किया और बी को वेरिएबल कॉस्ट ने रिप्लेस किया पर यूनिट, हमारे यहाँ पे ए को रिप्लेस किया अल्फा वैल्यू ने, और बी को रिप्लेस किया किसने, बीटा वैल्यू ने। हमें दोनों कैलकुलेट करना आता है। अल्फा वैल्यू कैसे होगा वो हम बात करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तब। अब हम रिलेशन किसके बीच में सेट कर रहे हैं, मार्केट रिटर्न का इंपैक्ट किस पे आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द सिक्योरिटीज। जैसे जैसे मार्केट में रिटर्न चेंज होगा वैसे वैसे सिक्योरिटी में भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, वैसे वैसे सिक्योरिटी में भी चेंज होगा। ओके जैसे अभी आपने देखा था, अभी लास्ट में हेजिंग पढ़ा था, मार्केट 10% से बढ़ेगा तो सिक्योरिटी 20% से बढ़ेगा वगैरह वगैरह, तो मार्केट का तो इंपैक्ट आता है सिक्योरिटी पे। तो आरएम का रिलेशन किससे सेट किया गया है, सिक्योरिटी से, रिटर्न से। ओके फिर मैंने ये भी बताया था, मैंने कहा एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक लाइन आरएम नहीं, किससे बताता है, मार्केट में आप क्या कमा रहे हो, ओवर एंड अबव द आरएफ का रिलेशन बताता है। सिक्योरिटी में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ओवर एंड अबव द आरएफ। बेटर और बेस्ट और एक्चुअली करेक्ट यही होगा, पर ठीक हम तो रिप्लेस किए थे तो समझने के लिए, लैंग्वेज बनाने के लिए कि भैया मार्केट की रिटर्न, मार्केट की परफॉर्मेंस का हम इंपैक्ट देखते हैं किस पर, सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस पे। तो हमने पहले वो लिखा, फिर मैंने उसको एकदम करेक्ट किया, मैंने कहा एक्चुअली ओवर एंड अबव द आरएफ देखा जाता है। नाउ फिर उसके बाद तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो अल्फा वैल्यू तो लिख देंगे इतना रुपया, बीटा वैल्यू भी लिख देंगे इतना रुपया, बाकी आरएम को एज इट इज रहने देंगे और सिक्योरिटी रिटर्न को एज इट इज रहने देंगे। अब हम कहेंगे यही होती है कैरेक्टरिस्टिक लाइन, कि भैया आरएम की वैल्यू आप पुट करते जाओ, आरएम की वैल्यू आप पुट करते जाओ और सिक्योरिटी का रिटर्न आपके पास आता जाएगा। अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं कि भैया अल्फा लाइन है, मान लो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू अल्फा वैल्यू हम रख देते हैं मान लीजिए 2,
और बीटा रख देते हैं मान लीजिए 1.5 इंटू RM। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक लाइन। अब RM में चेंज करते जाओ, उसका इम्पैक्ट क्या आता जाएगा, अपने आप एक्सपेक्टेड रिटर्न में आता जाएगा, क्योंकि हाँ वो ठीक है, दिस वन, ये लो जी, डन, ओवर एंड अबव द RF, वो अपने आप इम्पैक्ट आता जाएगा। चलिए अब हम और बढ़ते हैं आगे, इसको हटा देता हूं, इसके भी कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते कैरेक्टरिस्टिक लाइन, बट हाँ तैयार तो करना ही है, होते तो ही। फिर बोला बीटा ऑफ इक्विटी, डेट और एसेट, ये बड़ा आसान था। एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप इक्विटी से भी पैसा रेज कर रखे हो, डेट से भी पैसा रेज कर रखे हो। एक कंपनी है जहां पे आप इक्विटी से भी पैसा रेज कर रखे हो, डेट से भी कर रखे हो, तो सबका रिस्क अलग अलग होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिस्क को बीटा ऑफ इक्विटी, डेट होल्डर के रिस्क को बीटा ऑफ डेट, और ओवरऑल रिस्क को बीटा ऑफ एसेट या बीटा ऑफ प्रोजेक्ट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ हाँ जी, बीटा ऑफ ओवरऑल एसेट का फॉर्मूला क्या था भाई? सर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वाला ही फॉर्मूला यहां पे लगेगा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में क्या लगता है भाई? पोर्टफोलियो में क्या होती है? दो सिक्योरिटीज होती है, तो बीटा ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। यहां पे क्या है? बीटा ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब हमने ये देख रहे हैं कि हमने कैपिटल कहां से रेज कर रखा है, तो बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। हाँ, वेट बड़ा ध्यान से देना, इफ देयर इज टैक्स और इफ देयर इज नो टैक्स। नो टैक्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। इक्विटी और डेट में इक्विटी का कितना पोर्शन है, दैट इज वेट ऑफ इक्विटी। इक्विटी डेट में से अगर डेट का कितना पोर्शन देखा जाए, दैट इज वेट ऑफ डेट। लेकिन अगर टैक्स हो तो डेट का क्या करने का, इंटू 1 माइनस टी जरूर कर देने का, क्योंकि डेट से अगर आपने पैसा रेज किया है तो आपको टैक्स सेविंग होता है कि नहीं होता है इंटरेस्ट पर, इसलिए डेट इंटू 1 माइनस टी करना होता है यहाँ पर। ओके, फिर हमने इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस देखे थे और अब हम बढ़ते हैं और आगे। अनगियर्ड और गियर्ड बीटा, मैंने कहा गियर्ड फर्म कौन सी होती है? ऐसी फर्म जो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट भी यूज करती है, तो वो गियर्ड हो गई, लीवर्ड हो गई। और जो डेट यूज नहीं करती, केवल इक्विटी यूज करती है, वो अनगियर्ड हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अनगियर्ड को अनलीवर्ड भी बोला जाता है और गियर्ड को लीवर्ड फर्म बोला जाता है। अनगियर्ड को अनलीवर्ड और गियर्ड को लीवर्ड। ओके, नाउ तो मैंने कहा अच्छा इनका क्या है? मैंने कहा देखो जी, ऐसा है इनके बीच में रिलेशन। आप बीटा ऑफ अनगियर्ड इक्विटी से, अनगियर्ड इक्विटी मतलब एक ऐसी कंपनी का इक्विटी जहां पे डेट नहीं है, उसका बीटा, और बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी मतलब ऐसी इक्विटी का बीटा जहां पे डेट भी है। तो इनके बीच में हमने एक रिलेशन बनाया। मैंने कहा देखो जी, होगा क्या, बीटा ऑफ अनगियर्ड इक्विटी इक्वल्स टू बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी, और वेट ऑफ इक्विटी वही देना जैसा इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट, और ऑब्वियसली डेट के साथ टैक्स रेट होगा तो इनटू 1 माइनस टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी फॉर्मूला आपने को याद रखना पड़ेगा और मुश्किल नहीं था। बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी है, बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी, उसको बस उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि गियर्ड इक्विटी का मतलब है कि वहां पर डेट भी है तो डेट का वेट भी होगा, डेट में भी आपने पैसा रेज कर रखा होगा। लेकिन हमें क्या करना है, अनगियर्ड कैलकुलेट करना है ना, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो गियर्ड इक्विटी का बीटा है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचा हुआ पोर्शन ये वाला आ जाएगा, दैट इज बीटा ऑफ अनगियर्ड इक्विटी। हमने क्या नहीं किया, देखो हमने क्या नहीं किया, बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, हमने ये नहीं किया साथ में। अच्छा एक काम बताओ, अगर मैं ये बना देता पूरा, यश अगर मैं ये कर देता बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, तो ये तो बीटा ऑफ एसेट आ जाता कि नहीं आ जाता, बीटा ऑफ प्रोजेक्ट आ जाता कि नहीं आ जाता। बट मैंने यहां से ये डेट हटा दिया, मुझे सिर्फ ऐसी इक्विटी का बीटा चाहिए था जो अनगियर्ड है, जिसमें डेट नहीं हो, तो मैंने वो बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट हटा दिया, बस बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी किया, तो मेरे पास आ जाएगा बीटा ऑफ अनगियर्ड इक्विटी। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये थोड़ा बहुत क्या सीखा था, मार्केट के बारे में सीखा था, इन्वेस्टर ट्रेडर, ये सब क्यों सिखाया गया था, क्योंकि हेजिंग टॉपिक पढ़ने वाले थे अपन लोग, ठीक है ना। इन्वेस्टर ट्रेडर आर्बिट्रेजर वगैरह ये सब चीजें वापस कब आएंगी, डेरिवेटिव के अंदर वापस आएंगी, वापस हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही। ओके नाउ हेजिंग, हेजिंग कुछ लोग पोर्टफोलियो चैप्टर में पढ़ते हैं और कुछ लोग डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ते हैं, इसे कहीं पे भी पढ़ा जा सकता है। डेरिवेटिव में पढ़ने का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें निफ्टी फ्यूचर की बातें होती है, और निफ्टी फ्यूचर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव सीखने से पहले ये सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हमने पहले बातें करी, हमने पहले फ्यूचर के बारे में जाना और उसके बाद हमने पढ़ा, तो हमको क्लियर था, इतना से तो जाना था कि फ्यूचर में ट्रेड कैसे होता है, बस हमने जान लिया। फ्यूचर कोई मुश्किल नहीं होता, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में फिर भी दिमाग लगता है,
फ्यूचर बिल्कुल दिमाग नहीं लगता, फ्यूचर इज अ प्रोडक्ट। जैसे नॉर्मल शेयर खरीदते हो बेचते हो, वैसे यहाँ पे फ्यूचर खरीद लोगे बेच लोगे, और फ्यूचर में पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हो। फ्यूचर में एक्सपायरी भी होती है, 1 मंथ एक्सपायरी, 2 मंथ एक्सपायरी और 3 मंथ एक्सपायरी, 3 एक्सपायरी एक साथ चलती है। अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर सीरीज का लास्ट थर्सडे, जनवरी का लास्ट थर्सडे और फेब का लास्ट थर्सडे, ठीक है। अब हेजिंग क्या होता है? खुद को रिस्क से बचाना, खुद को मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशन से बचाना। तो पोर्टफोलियो में सर इसका क्या रोल है? देखो, हेजिंग में भी हम देखे थे पहले पार्शियल हेजिंग और फिर देखे थे कंप्लीट हेजिंग। तो पार्शियल हेजिंग में भी हेज करने का 2 तरीका, या तो आप रिस्क फ्री सिक्योरिटीज से कर लो अपने आप को सिक्योर, या फिर क्या कर लो, निफ्टी फ्यूचर से कर लो। अच्छा, रिस्क फ्री सिक्योरिटी से अपने आप को हेज कैसे करोगे? मैंने कहा देखो जी 20 लाख का पोर्टफोलियो है, 2 टाइम्स इसका बीटा है। हाँ, अब अपने को इसको 1.5 टाइम पे लेके आना है, तो रिस्क रिड्यूस करना है, तो जितना परसेंटेज रिस्क रिड्यूस करना है उतना पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ करना है, सिंपल। ये 2 तरीके, इसमें भी 2 तरीके पढ़े थे क्या? फ्रेश अमाउंट कांट बी इन्वेस्टेड और फ्रेश अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड। अगर नया पैसा लगाने से मना कर दिया तो जो पैसा है अपने पास सिर्फ 20 लाख रुपए है, तो मुझे इस 20 लाख में से ही कुछ पोर्शन बेचकर अपना पैसा कहां लगाना होगा? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में। और अगर वो बोलता है नया पैसा लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 लाख को तो टच मत करो, कुछ और पैसा लगा दो जिससे आपकी रिस्क रिड्यूस हो जाए। पैसा कहां लगा रहे हो? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में लगा रहे हो, तो ओवरऑल रिस्क आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस, तो ये तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का था। और उसके बाद हमने पढ़ा था निफ्टी फ्यूचर। मैं कहा निफ्टी फ्यूचर से कैसे रिस्क रिड्यूस होगा? उसमें क्या होना था सर? पोर्टफोलियो ले रखा है हमने, खरीद रखा है, तो हमारी लॉन्ग पोजीशन है, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ जी, हमारी लॉन्ग पोजीशन है, तो हमें क्या करना होगा? अगर निफ्टी फ्यूचर के थ्रू हेजिंग करनी है तो एक ऑपोजिट पोजीशन क्रिएट करनी होगी, दैट इज शॉर्ट पोजीशन। क्योंकि खुद को सेफ तभी किया जा सकता है अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग मतलब बाय कर रखा है, और अगर मैंने निफ्टी फ्यूचर भी बाय कर लिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बढ़ा तब तो बहुत फायदा होगा, दोनों अप जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो फिर क्या होगा? दोनों ही डाउन चले जाएंगे। पोर्टफोलियो में नुकसान और निफ्टी फ्यूचर में नुकसान। तो अपने को क्या करना है? एक में तो लॉन्ग बनाना है और दूसरे में शॉर्ट पोजीशन बनाना है, तभी अपने आप को हम हेज कर पाएंगे, रिस्क रिड्यूस कर पाएंगे। अब रिस्क रिड्यूस होगी तो लॉस से अगर बचोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन हाँ, आपके माइंड में जो अनसर्टेनिटी थी कि यार हाँ कि मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर मार्केट नीचे चला गया तो, बट अब उससे आप बच सकते हो, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी फ्यूचर सेल करके फिर हमने देखा था इसके अंदर, अच्छा ये सब अपन ने देखा था। अदर वे टू कैलकुलेट स्ट्रेटेजी पता ही है कि भैया लॉन्ग पोजीशन है तो हेजिंग करने के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाने का। शॉर्ट पोजीशन कितने का बनाना? फॉर्मूला क्या रहेगा? जितना आपका पोर्टफोलियो इनटू करंट बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा। सिंपल, बड़ा सिंपल है। ओके, नंबर ऑफ लॉट आ जाएंगे, पता ही है कि निफ्टी फ्यूचर लॉट में डील करता है। हाँ जी, 8 लाख रुपए का सेल पोजीशन बनाना था मेरे को। अब निफ्टी चल रहा है कितने पे? 4000 पे, और एक लॉट में 50 यूनिट होती है, तो 2 लाख रुपए का एक निफ्टी हुआ। 8 लाख रुपए का सेल करना है मतलब मेरे को 4 लॉट सेल करने होंगे, सिंपल। फिर अपन ने इसको वेरीफाई भी किया था, सारा पढ़ा था। और देन हमने देखा कंप्लीट हेजिंग। कंप्लीट हेजिंग में मैंने आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज वाला नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटी से अगर कंप्लीट हेजिंग करेंगे का मतलब क्या हो गया? अभी अगर आपका जितना पोर्टफोलियो वो सेल आउट कर दो सारा का सारा, और सारा का सारा पैसा कहां लगा दो? रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, हो गई कंप्लीट हेजिंग। इसलिए उससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, निफ्टी फ्यूचर के थ्रू आप अपने आप को कंप्लीट हेजिंग कर सकते हो। कंप्लीट हेजिंग के केस में अब क्या होगा? अब न तो आपको फायदा होने वाला है उस लेवल से जिस लेवल पे आपने कंप्लीट हेजिंग किया है, और न ही आपको कोई नुकसान होने वाला है। जिस लेवल पे आपने हेजिंग कर ली है, आपका पोर्टफोलियो उतना ही वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा आज भी और कल भी, भले ही मार्केट ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए। हाँ जी, कंप्लीट हेजिंग पॉसिबल है इजीली, हाँ हो सकता है, काफी हद तक बीटा को देख के किया जा सकता है। अब अगर डिमांड सप्लाई के कारण थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो हो जाता है, बट हाँ पॉसिबल है, होता भी, लोग करते भी है ना। अब जैसे अभी लग रहा था मार्केट पूरा लास्ट पॉइंट पे आ गया, तो कुछ लोगों ने मान लो निफ्टी फ्यूचर बेच भी दिया हो, ठीक है ना, तो वो फर्क। या टीसीएस के पास, जैसे तुम्हारे पास 300 शेयर है तो उसने तुम टीसीएस फ्यूचर बेच के चल सकते हो फॉर अ सर्टेन टाइम, अगर तुमको लगता है कि वो ऊपर आ चुका है तो। लेकिन अभी तो ऊपर आया नहीं ना। अगर अब अभी 4000 पे होता तो अपन ये गेम खेल लेते। अगर टीसीएस अगर 4000 पे होता तो अपन टीसीएस फ्यूचर बेच के, क्या पता टूट जाए तो अपन हो जाएगा, टीसीएस फ्यूचर में कमा लेते हैं अपन। 2 लॉट तो बेच दे, 300 शेयर है, 150 शेयर का एक लॉट है टीसीएस का,
150 का एक लॉट है, क्योंकि शेयर का प्राइस बड़ा है ना, तो 150 शेयर का एक लॉट है, तो 300 शेयर में 2 लॉट में अपन काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, हाँ, लॉट साइज उतना कम हो जाएगा जितना बड़ा शेयर होगा, क्योंकि उनको करीब 5-6 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज रखना होता है, 5-6 लाख करीब। तो अभी जैसे टीसीएस का 150 का ना, निफ्टी तो 50, निफ्टी का नहीं, निफ्टी का तो 50 क्वांटिटी है, 18,000 इंटू 50, ये तो 9 लाख रुपए हो गया। टीसीएस का शेयर करीब चलता है 3500 रुपए मान लो एवरेज, और 35 इंटू 150 करके देख लो कितना बैठता है, 5-6 लाख करीब रखते हैं वो लोग। एसबीआई में 1500 क्वांटिटी है, 1500, अभी 500 पे चल रहा था, हाँ 500 का चल रहा था, और अब 600 का। हाँ, तो मतलब ये रेंज रखते हैं लोग, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है। अब वो कभी शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी ना कि वो लॉट साइज चेंज कर देंगे, हाँ, वो तो थोड़ा टाइम बाद चेंज करते हैं। चलिए, उसके बाद क्या देखा था अपन ने, अच्छा रिस्क को बढ़ाना भी सीखा था। रिस्क बढ़ेगी कैसे, और रिस्क को कौन बेवकूफ है जो बढ़ाना चाहेगा, रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा। वो बेवकूफ नहीं है, वो उसको पता है कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है, हाँ, वो एनालाइज करके बैठा है, और उसने ऑलरेडी पोर्टफोलियो तो पोजीशन बनाए रखी है। अब क्या कर लेगा, वो निफ्टी फ्यूचर भी खरीद लेगा। जब मार्केट बढ़ेगा तो उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ जाएगा और निफ्टी फ्यूचर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, तो उसका रिटर्न बढ़ेगा। तो इसलिए वो रिस्क को बढ़ाना चाहता है, जो हमको थियोरेटिकल इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, बट प्रैक्टिकली ऑब्वियसली वो रिस्क तभी बढ़ाना चाहेगा जब उसको रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है जी। एंड लास्ट, ये हमने एक और पढ़ा था रिस्क बढ़ाने वाला, थ्रू बोरोइंग द फंड। ये बड़ा ध्यान से करना, पैसा बाहर से बोरो करो और अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दो, सिंपल। हाँ, बट वेट बड़ा ध्यान से देना, क्योंकि सिक्योरिटी XYZ में पैसा लगा रखा है। अब जो बाहर से पैसा बोरो किया वो उसको नेगेटिव अमाउंट शो करना, 50 लाख बोरो किया तो -50 लाख, वेट कैसे जाएगा, माइनस का 0.5 जाएगा, ठीक है ना। ओके जी, तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, मेरे पास पैसा कितना है, एक्चुअली पैसा तो 1 करोड़ ही था ना, कल क्वेश्चन में 1 करोड़ ही था, तो मैं यहाँ पे टोटल में 1.5 करोड़ थोड़ा ना लिख दूंगा, नहीं, ठीक है ना। और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है अभी तक, XYZ में मैंने 50 लाख लोन लेके इन्वेस्ट किया, तो मेरा 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो वेट ऐसा नहीं कि 1.5 करोड़ के अकॉर्डिंग दू, नहीं, वेट अभी भी किस पे जाएगा, 1 करोड़ के अकॉर्डिंग जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, ये था थ्रू बोरोइंग द फंड। चलिए जी, रिवीजन हो गया SAPM सेकंड पार्ट भी, हाँ जी, हाँ 1.5 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर दिया तो भैया फिर तो वही सब मामला वही हो जाएगा, वही बीटा वही, हाँ सेम हो जाएगा। चलिए, तो SAPM का सेकंड भी तैयार है। ये 2 वीडियोस आपके एक बार रफली फटाफट क्या हो गए हैं, फॉर्मूला को रिवाइज करने वाले हो गए हैं, आपको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर, जब भी मन करे तो आप इन 2 वीडियोस को सुन सकते हैं। चलिए डन, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।